माध्यम से क्लास 10th की साइंस में 2023 सेट नंबर 2 ईके का उपखंड बा कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 2023 का सेट नंबर फर्स्ट कंप्लीट किया था, उसमें भी खंड बा ही कंप्लीट किया था। आज भी इसमें हम लोग खंड बा कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। देखते हैं भाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या लिखा है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालती। आपको बताना है, 4 ऑप्शन है, कौन सी धातु है जो ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालती। तो कौन सी धातु है, कौन सी धातु ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालती है। कौन सी गैस निकालती है? हाइड्रोजन गैस निकालती है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए है तांबा। कौन सी भैया? तांबा है। ऑप्शन नंबर बी है, बी ऑप्शन है सोना। कौन सी है? सोना। ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन सी है पोटेशियम। क्या भाई? पोटेशियम। ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, तो डी है भैया एल्यूमिनियम। क्या है? एल्यूमिनियम। ये 4 धातुएं दी गई हैं और आपको बताना है इन 4 धातुओं में से कौन सी ऐसी धातु है जो ठंडे जल के साथ अपक्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालती। तो इसका ऑप्शन भैया हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पोटेशियम। पोटेशियम एक ऐसी धातु है जो ठंडे जल के साथ अपक्रिया करके क्या करती है? हाइड्रोजन गैस निकालती। अगर पोटेशियम ऑप्शन में नहीं होगा तो ऑप्शन आपके पास दिया जाएगा भैया सोडियम। तो सोडियम और पोटेशियम एक ऐसी धातुएं हैं जो क्या करती हैं? ठंडे जल के साथ अपक्रिया करके क्या करती हैं? हाइड्रोजन गैस निकालती। रीजन इसका ये है कि ये अधिक क्रियाशील धातुएं होती हैं। अधिक क्रियाशील धातु होने के कारण ये ठंडे जल से क्या मुक्त कर देती हैं? हाइड्रोजन गैस। इसीलिए इन दोनों धातुओं को केरोसिन के तेल में रखा जाता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है पोटेशियम और सोडियम को कहाँ रखा जाता है, तो आपको बताना है क्या भाई? केरोसिन के तेल में रखा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में एल्कीन है। ये पहला क्वेश्चन 8 नंबर से स्टार्ट होगा। ये 8 नंबर और 9 नंबर क्वेश्चन है भैया। निम्नलिखित में एल्कीन बताना है। क्या बताना है आपको? एल्कीन बताना है। एल्कीन है, निम्नलिखित में क्या है? एल्कीन है। तो एल्कीन का मतलब होगा डबल बॉन्ड से। किससे होगा? डबल बॉन्ड से। जिस ऑप्शन में डबल बॉन्ड होगा वो वाला ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन ए दिया गया है HC ट्रिपल बॉन्ड CH। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, वो दिया गया है H2C डबल बॉन्ड CH2। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। फिर चौथा ऑप्शन दिया गया ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी दिया गया है CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब आपको बताना भैया एल्कीन। तो एल्कीन की अगर बात करते हैं तो एल्कीन की जब बात करते हैं तो एल्कीन की सामान्य फार्मूला होता है भैया CnH2n। क्या होता है? CnH2n। अगर एल्कीन की और बात करते हैं तो एल्कीन में क्या होता है? कार्बन कार्बन के बीच क्या बनता है? डबल बॉन्ड। अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बन जाए तो वो जो यौगिक होंगे वो किस श्रेणी के कहलाएंगे? एल्कीन श्रेणी के। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड बनना है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, एल्काइन श्रेणी का होगा ये। यहाँ कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड बन रहा है तो एल्केन श्रेणी का सदस्य, ये भी ऑप्शन गलत होगा। यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड बनना है तो ये भी ऑप्शन क्या होगा भाई? गलत होगा। बचा ऑप्शन नंबर बी, जहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच क्या बनना है? डबल बॉन्ड बनना है। तो एल्कीन, निम्नलिखित में से एल्कीन क्या होगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, 1 विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता, उसका pH मान बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 है भैया। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया गया? 1 विलियन है जो लाल लिटमस को क्या कर देता है? लाल लिटमस पेपर होता है उसको क्या कर देता है? नीला कर देता है। नीला कर देता है तो उसका pH मान बताना है। ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए है 1, ऑप्शन नंबर बी है 3, ऑप्शन नंबर सी है 6 और ऑप्शन नंबर डी है 8। तो विलियन कैसा होगा? ऐसे क्या बताना है? 1 विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता तो उसका pH मान बताना है। क्या बताना भाई? pH मान। तो उसका pH मान कितना होगा? तो लाल लिटमस को नीला कौन करता है?
लाल लिटमस को नीला कौन करता है भाई? क्षार करता है। तो क्षार का जो पीएच मान होता है, तो पीएच मान की बात करते हैं हम लोग। पीएच मान क्या है? क्या तो हाइड्रोजन के मोल प्रति लीटर के लघुगणक मान को क्या कहते हैं? पीएच मान कहते हैं। पीएच मान एक पीएच पैमाना होता है जिसपे 0 से लेकर 14 तक नंबर लिखे होते हैं। अगर किसी विलयन का पीएच मान 0 से 7 से कम है, अगर कहा जाए किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम है तो दिया गया विलयन अम्लीय होगा। अगर 7 से अधिक है तो वो क्या हो जाएगा भैया? क्षारीय होगा। अगर 7 है तो उदासीन है। तो लाल लिटमस को अगर कोई विलयन नीला कर रहा तो दिया गया विलयन कैसा होगा भैया? क्षारीय होगा। कैसा हो जाएगा? क्षारीय होगा। और जब विलयन क्षारीय होगा तो इसका पीएच मान क्या होगा? 7 से अधिक होगा। क्या हो जाएगा? 7 से अधिक। अब किसमें मान, जो मान 7 से अधिक होगा तो ये एक है, ये अम्लीय होगा, ये भी अम्ल होगा, ये भी अम्ल होगा। तो ऑप्शन कौन सा बचा? डी 8। तो क्या होगा? उस विलयन का पीएच मान कितना हो जाएगा? 8। फिर क्लोरीन के एक अणु में पाया जाता, आपको बताना है क्लोरीन के एक अणु में, क्वेश्चन नंबर 11 है। क्लोरीन के एक अणु में पाया जाता है तो क्लोरीन के एक अणु में पाया जाता है। क्या पाया जाता है भाई? ऑप्शन सुनिए सभी लोग। पहला ऑप्शन आयनिक आबंध, दूसरा ऑप्शन है एक सहसंयोजी आबंध, तीसरा ऑप्शन है द्विसहसंयोजी आबंध और चौथा ऑप्शन है त्रिसहसंयोजी आबंध। तो क्लोरीन के एक अणु में जो पाया जाएगा वो सहसंयोजी आबंध पाया जाएगा। कैसे भाई? अगर Cl की संरचना की बात करें तो यहाँ Cl है, क्लोरीन के बाह्यतम कोश में क्या होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, लेकिन 2 अणु होंगे। Cl2 की बात होगी तो 1 2 3 4 5 6 7, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इससे साझा करके अपना अष्टक कंप्लीट करेगा, ये यहाँ से साझा करके इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? अष्टक कंप्लीट करेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही तो यहाँ पे जो बंध बन के तैयार होगा वो बंध क्या हो जाएगा? एक सहसंयोजी आबंध। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल को जीवाणु रहित बनाने में उपयोगी पदार्थ है। जल को जीवाणु रहित बनाने में, जीवाणु रहित बनाने में उपयोगी पदार्थ है। ऑप्शन है भैया धावन सोडा, फिटकरी, बेकिंग सोडा, ब्रेंजक चूर्ण। तो जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोगी होता है भाई? जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए ब्रेंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? ब्रेंजक चूर्ण का। बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? ब्रेंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। जल को जीवाणु रहित बनाने में ब्रेंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। ये क्वेश्चन नंबर 12 था, अब क्वेश्चन नंबर भैया 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? जिन अभिक्रियाओं में आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनते हुए कहे जाते हैं? प्रतिस्थापन, योगात्मक अभिक्रिया, उभय अपघटन या वियोजन। तो आयनों के विनिमय से नए पदार्थ बनते तो अभिक्रिया कहलाती है उभय अपघटन। क्या कहलाती है? उभय अपघटन कहलाती है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? बी। जब आयन का क्या हो जाएगा? विनिमय होगा तो जो नए पदार्थ बनेंगे वो, तो वहाँ पर जो अभिक्रिया होगी वो क्या कहलाएगी? उभय अपघटन। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, ये लिखना भी है आप लोगों को। तो क्वेश्चन 5 है, निम्नलिखित यौगिकों की संरचनाएं चित्रित कीजिए। आपके पास कुछ यौगिक दिए गए हैं जिनका आपको क्या करना है? संरचना सूत्र बनाना है। पहले दिया गया है प्रोफेनल। क्या दिया गया है? प्रोफेनल। दूसरा दिया गया 2-मेथिल पेंटेनोइक अम्ल। तीसरा दिया गया है प्रोपीन और चौथा दिया गया 2-मेथिल ब्यूटेनॉल सेकेंड। अब प्रोफेनल को बनाते हैं तो का नंबर कर देते हैं भैया? प्रोफेनल। क्या करते हैं? प्रोफेनल। प्रोफेनल की अगर बात करते हैं तो प्रोपेन में कितने कार्बन होते हैं? 3 कार्बन होते हैं। अगर इसको ऐसे लिखें तो ये लिख लेते हैं प्रोपेन प्लस का अल। क्या लिखेंगे? प्रोपेन प्लस का अल। अगर प्रोपेन की बात करते हैं तो प्रोपेन में टोटल कितने कार्बन होंगे? 3। और अल का मतलब होगा भैया CHO समूह। कौन सा समूह होगा? CHO समूह। लेकिन होता क्या है, अगर कोई क्रियात्मक समूह में कार्बन उपस्थित होता है तो उसका विपक्षी नामकरण करते समय उसको उसी में ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम जो संरचना बनाएंगे प्रोपेन के लिए 2 कार्बन और 1 ये, टोटल 3 कार्बन लिखेंगे प्रोपेन में, 1 2 3। अब इसमें लगा देंगे भैया CHO समूह, तो ये आ जाएगा O, यहाँ आ जाएगा H और सबके साथ में क्या आ जाएगा? HH। तो ये जो बनके तैयार होगा वो संरचना किसकी हो जाएगी? प्रोफेनल की। किसकी संरचना भैया? प्रोफेनल की। अब दूसरा क्वेश्चन है 2-मेथिल पेंटेनोइक अम्ल। इसकी 2-मेथिल पेंटेनोइक अम्ल।
अब यहाँ पर पेंटेनोइक अम्ल लिखा और साथ में 2 मेथिल लिखा हुआ है और क्रियात्मक समूह कौन सा जुड़ा हुआ, ओइक अम्ल। तो ओइक अम्ल का जो क्रियात्मक समूह होता है इस फार्मूला होता है COOH, उसका भी कार्बन लेंगे। पेंटेन लिखा है तो पेंटेन का मतलब होगा 5 कार्बन से, तो 5 कार्बन की श्रृंखला बनाते 1 2 3 4 और 5। ओइक अम्ल जुड़ा हुआ है तो लास्ट वाले कार्बन पर हम जोड़ देंगे क्या भैया, ओइक अम्ल। ये किसकी संरचना हो जाएगी, ओइक अम्ल की। और सबके साथ में हम क्या जोड़ देंगे, H जोड़ेंगे। और साथ में लेकिन क्या लिखा हुआ है, मेथिल लिखा हुआ है। मेथिल किस कार्बन पर है, दूसरे कार्बन से। तो हम नंबरिंग किस साइड से करेंगे भैया, तो जिस साइड से हमारे पास क्रियात्मक समूह लगा होगा तो नंबरिंग इस साइड से होगी। पहला कार्बन ये है, दूसरा कार्बन ये, तो दूसरे कार्बन पर क्या जुड़ेगा, मेथिल। मेथिल का प्रतीक होता है CH3 और सबके साथ में क्या जोड़ देंगे, H। ये बन जाएगा 2 मेथिल पेंटेनोइक अम्ल। अब प्रोपीन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, प्रोपीन। प्रोपीन का मतलब होगा, अगर प्रोपीन को हम लिखें तो लिख सकते हैं प्रो प्लस का इन। क्या लिखेंगे, प्रो प्लस का इन। और प्रोप का मतलब होता है 3 कार्बन, 1 2 3। इन का मतलब होता है कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बंध हो, डबल बंध हो। तो ये बन गया कार्बन कार्बन के बीच भाई डबल बंध। तो ये जो संरचना होगी वो किसकी हो जाएगी, प्रोपीन की। किसकी संरचना भी है, ये प्रोपीन की संरचना है। अब नेक्स्ट 2 मेथिल ब्यूटेनॉल सेकेंड लिखा है। तो 2 मेथिल, ब्यूट का मतलब होगा 4 कार्बन की श्रृंखला जुड़ी हो, ऑल का मतलब होगा OH समूह जुड़ा हो, लेकिन किस कार्बन पर, दूसरे कार्बन पर। यहाँ 2 मेथिल लिखा हुआ तो 2 का मतलब होगा जहाँ पर मेथिल समूह जुड़ा होगा वो दूसरे कार्बन पर। तो इसकी जब श्रृंखला बनाएंगे 4 कार्बन की, 1 2 3 4। अब OH समूह जोड़ना है तो दूसरे कार्बन पर जोड़ेंगे, तो ये दूसरा कार्बन हो जाएगा भाई। लेकिन साथ में आपको क्या करना है, मेथिल भी जोड़ना है। लेकिन आप मेथिल कहाँ जोड़ोगे, तो जहाँ पे आप क्या करते हो, अगर क्रियात्मक समूह जिस साइड में होता है उस साइड से नंबरिंग चालू करते हैं, तो हम इस साइड से नंबरिंग चालू करेंगे 1 2। तो यहाँ जोड़ देते हैं OH और इसी कार्बन के साथ जोड़ देंगे क्या भैया, CH3। और प्रत्येक कार्बन के साथ हम क्या जोड़ देंगे, हाइड्रोजन। तो ये बन गई इनकी चारों यौगिक की संरचना सूत्र कंप्लीट हो गई। पर भैया 6 है, तो जो आपके यहाँ पर स्टार लगा हुआ आपके सिलेबस से हट चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित अपक्रियाओं में प्रत्येक के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखें। कुछ अपक्रियाएं दी गई हैं, उनके लिए आपको क्या करना है, संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। तो यहाँ लिख देते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। समीकरण लिखिए। कुछ अपक्रियाएं दी गई हैं जिनके लिए आपको क्या लिखना है, संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। पहली रिएक्शन दी गई है, ऑप्शन नंबर का दिया गया है। अब क्वेश्चन का है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब गर्म करते हैं, फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस से प्लस डैश प्लस जिप्सम लिखा हुआ है। हिंदी भी लिख दें इसकी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, फिर प्लस है। आप जब इसे हीट करो, गर्म करोगे, ठीक, किसकी उपस्थिति में, किसके साथ गर्म किया जाएगा कि जिप्सम प्राप्त हो। क्या प्राप्त हो भैया, जिप्सम। तो हम किसके साथ गर्म करेंगे, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला क्या होता है भाई, ये होता है CaSO4 इंटू हाफ H2। क्या होता है, CaSO4 इंटू हाफ H2। इसे जब गर्म करेंगे जल के साथ में, जल का लिखेंगे 3/2 H2। इसके साथ जब हीट करोगे तो बनके क्या तैयार हो जाएगा, CaSO4 इंटू 2H2। क्या बनके तैयार हो जाएगा भाई, जिप्सम बनके तैयार हो जाएगा। क्या बनके तैयार हो जाएगा, जिप्सम बनके तैयार होगा। दूसरा खा नंबर है, खा नंबर दिया गया है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। क्या है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, प्लस का क्लोरीन, हाइड्रोजन प्लस का क्लोरीन। ये एरो लगी है, फिर डॉट डॉट, क्या बनके तैयार हुआ, तो हाइड्रोजन का प्रतीक भैया है H2 और क्लोरीन का प्रतीक है Cl2। ये दोनों को जब आप गर्म करोगे तो बनके तैयार हो जाएगा 2HCl। क्या बन जाएगा, 2HCl। खा नंबर क्वेश्चन है,
गा नंबर होगा भाई। अब गा नंबर क्वेश्चन है मैग्नीशियम, क्या भाई, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम प्लस डेड डेड डैश फिर एरो, फिर मैग्नीशियम क्लोराइड, क्या है, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, क्लोराइड और प्लस का क्या बन रहा भाई, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। देखो जब मैग्नीशियम क्रिया किसके साथ करेगा कि मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाए और हाइड्रोजन बन जाए, तो मैग्नीशियम का प्रतीक भैया क्या होता है, Mg, क्या होता है, Mg। और क्रिया किसके साथ करवानी, तो HCl के साथ क्रिया करवानी। जब मैग्नीशियम धातु HCl के साथ क्रिया करेगा तो बनके तैयार होगा MgCl2, क्या बन जाएगा, MgCl2 प्लस का बनके तैयार होगा H2, क्या बन जाएगा, H2, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। यहाँ पर हम किससे मल्टीप्लाई करवा देंगे, 2 से। फिर नेक्स्ट नंबर है घा नंबर क्वेश्चन आएगा। घा नंबर है जिंक कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट, कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट क्रिया करेगा तो क्या बनके तैयार होगा, जिंक ऑक्साइड, क्या बन जाएगा भैया, जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड प्लस डेड डैश करके क्या निकलेगा, तो जिंक कार्बोनेट का फार्मूला होगा Zn CO3, क्या हो जाएगा, Zn CO3। जब ये गर्म करोगे इसे तो ये बना लेगा ZnO, क्या बना लेगा, ZnO, और प्लस का बना लेगा भैया CO2, क्या बना लेगा, CO2। जब आप जिंक कार्बोनेट को गर्म करोगे तो बनके तैयार हो जाएगा जिंक ऑक्साइड और प्लस का बनके तैयार होगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। फिर बेरियम क्लोराइड क्रिया करेगा भैया, किससे कौन क्रिया करेगा, बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड क्रिया करेगा भाई सल्फ्यूरिक अम्ल से, किसके साथ क्रिया करेगा, सल्फ्यूरिक अम्ल से। जब बेरियम क्लोराइड सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करेगा तो बना लेगा, फिर यहाँ डेड डैश है, फिर प्लस का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। बेरियम क्लोराइड सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करेगा तो किसका निर्माण करेगा, डेड डैश करके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो बेरियम क्लोराइड का फार्मूला होता है भैया BaCl2, क्या होता है, BaCl2, और सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला होता है H2SO4। ये जब दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो बना लेंगे BaSO4, किसका निर्माण करेंगे, BaSO4 प्लस का 2HCl, क्या बन जाएगा, 2HCl। तो ये हो जाएगी बेरियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रिएक्शन। फिर दूसरा क्वेश्चन है, यहीं पर लिख देते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर क्या है, सिल्वर नाइट्रेट, क्या है, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट सोडियम आयोडाइड के साथ अब क्रिया करता है, किसके साथ अब क्रिया करता है भैया, सोडियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड, आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड के साथ अब क्रिया करेगा तो किसका निर्माण करेगा भाई, यहाँ लिख देते नीचे, नीचे बना हुआ है डेड डैश लिखा हुआ है, फिर प्लस का सोडियम नाइट्रेट बनाता है, क्या बनाता है, सोडियम नाइट्रेट, क्या बनाता है, सोडियम नाइट्रेट। तो सिल्वर नाइट्रेट क्या करता है, सोडियम आयोडाइड के साथ अब क्रिया करेगा तो किसका निर्माण करेगा भैया, तो ये बना लेगा आपका क्या, सिल्वर नाइट्रेट का प्रतीक होता है AgNO3, क्या होता है, AgNO3, और सोडियम नाइट्रेट का प्रतीक होता है Na। ये दोनों आपस में जब रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से NO3 और यहाँ से Na निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा सोडियम नाइट्रेट और प्लस का बन जाएगा सिल्वर आयोडाइड, तो Agi प्लस का बन जाएगा NaNO3, तो इसका निर्माण हो जाएगा। तो ये भी आपकी रिएक्शन थी
क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया था, निम्नलिखित रासायनिक अपक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। रासायनिक अपक्रियाओं के लिए आपको क्या लिखना है? संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। अब इसी का अथवा क्वेश्चन दिया गया है, तो आपको हम अथवा क्वेश्चन लिख देते हैं, जिसको आपको थ्योरिकल में कंप्लीट करना है। क्वेश्चन है निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखी। क्या भाई? अथवा क्वेश्चन है इसी का। अथवा में क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। तो टिप्पणी क्या लिखना है? वियोजन अपक्रिया आपको पूछा गया है। क्या पूछा गया है? वियोजन अपक्रिया। वियोजन अपक्रिया किसे कहते हैं? वियोजन अपक्रिया के बारे में टिप्पणी लिखना है। दूसरा क्वेश्चन है संक्षारण किसे कहते हैं? क्या बोलते हैं भैया? संक्षारण किसे कहते हैं? संक्षारण किसे कहते हैं? तीसरे पर लिखना है यसद लेपन। यसद लेपन। तो थ्योरी हम बता देते हैं, आप लोग लिख लेना भाई। वियोजन अपक्रिया वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें एकल अवकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, तो उस प्रकार की अपक्रिया को वियोजन अपक्रिया कहते हैं। जैसे CaCO3, इसको जब हीट करोगे तब ये टूटेगा CaO प्लस का CO2, उस अपक्रिया का नाम क्या हो जाएगा? वियोजन अपक्रिया। संक्षारण किसे कहते हैं? जब कोई धातु वायु तथा नमी के संपर्क में आती है तो वो धीरे धीरे नष्ट होना शुरू हो जाती है, वह प्रक्रिया या क्रिया क्या कहलाती है? संक्षारण कहलाती है। जैसे लोहे में जंग लगना। यसद लेपन का मतलब क्या है? यसद लेपन किसे कहते हैं? जब किसी धातु के ऊपर दूसरी धातु की परत चढ़ाई जाती